अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में पहला टॉपिक भी हमारा सेल साइकिल ही है। सेल साइकिल की डेफिनेशन देखें तो सेल साइकिल उन वाक़यात का सिलसिला है जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल बनने से लेकर तकसीम होने तक, यानी एक सेल से दो डॉटर सेल बनने तक वक़ूफ़-पज़ीर होते हैं। सेल साइकिल के दो बड़े मराहल हैं, इंटरफ़ेज़ और माइटोसिस यानी डिवीजन फ़ेज़। बच्चों, इंटरफ़ेज़ वो मरहला है जो कि सेल डिवीजन से पहले वक़ूफ़-पज़ीर होता है। इसका टोटल दौरानिया जो है वो पूरे सेल साइकिल का तकरीबन 90% पर मुहित होता है। इसमें सेल अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ज़िंदगी के फ़ाल सरअंजाम देता है और अपने आप को नई डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो इंटरफ़ेज़ को अगर हम देखें तो इसके 3 मराहल हैं जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आ जाती है G1 फ़ेज़। तो ये स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है। इसमें देखिए सेल डिवीजन में 2 सेल्स बनते हैं, उनका साइज़ छोटा है और उसके बाद फिर बड़ा सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो G1 फ़ेज़ जो है उसमें सेल डिवीजन के बाद सबसे पहले सेल अपने साइज़ में इजाफ़ा करता है। उसके बाद उसमें जो ऑर्गेनेलीज़ बननी होती हैं वो बन जाती हैं और उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ जो सिंथेसिस फ़ेज़ है उसके लिए ज़रूरी एंजाइम तैयार करते हैं। तो बच्चों, ये G1 फ़ेज़ थी। बच्चों, नेक्स्ट फ़ेज़ आ जाती है एस फ़ेज़ यानी सिंथेसिस फ़ेज़। इसमें क्रोमोसोम्स के डीएनए की नकल तैयार की जाती है और एक क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन हो जाती है। यानी इस वक्त क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स की तादाद सेम वही रहती है जो पहले से थी। ये जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है उसमें आप देखें तो जो पिछली फ़ेज़ थी G1 फ़ेज़ उसमें क्रोमोसोम की तादाद कम है, जबकि एस फ़ेज़ में क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर गया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, अगली स्टेज आ जाती है G2 फ़ेज़। इस मरहले में सेल जो है अपनी नशोनुमा को जारी रखता है और माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स तैयार करता है। सेल डीएनए में अगर कोई भी मुमकिन ख़राबी हो सकती है तो उसकी जांच पड़ताल पहले ही कर लेता है, जो नकल के दौरान हुई हो, ज़रूरी मरम्मत करता है और सेल को माइटोसिस के लिए दोबारा से तैयार कर देता है। बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पे आपको G2 फ़ेज़ नज़र आ रही होगी। मैंने एस फ़ेज़ और G2 फ़ेज़ को सर्कल किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। बच्चों, G2 फ़ेज़ के बाद नेक्स्ट आगे फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये अब आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि G2 फ़ेज़ के बाद आगे सेल डिवाइड कर जाता है और एक सेल से आगे 2 सेल्स बन जाते हैं। इस तरह से बच्चों एक सेल सर्कल कंप्लीट हो जाता है या एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सेल डिवीजन से लेकर फिर इंटरफ़ेज़ यानी जिसमें सेल की डिवीजन के लिए तैयारी होती है और उसके बाद फिर सेल डिवाइड कर जाता है, फिर दोबारा इंटरफ़ेज़ और फिर दोबारा सेल डिवाइड कर जाता है। तो ये आपकी बुक में जो डायग्राम है वो डायग्राम अब मैं यहाँ पे आगे शो कर रही हूँ। इस डायग्राम को भी बच्चे आप गौर से देखें तो ये देखिए सबसे पहले G1 मरहला है जिसमें प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलीज़ बनना, सेल के साइज़ में इजाफा होना, फिर आगे एस मरहला आ जाता है, फिर आगे G2 मरहला आ जाता है, उसके बाद सेल डिवीजन, फिर दोबारा से G1 मरहला, फिर एस मरहला, फिर G2 मरहला और फिर सेल डिवीजन। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसके साथ ही आपको डायग्राम में ये देखिए पिंक कलर का क्रोमोसोम शो हो रहा है। तो पहली जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें सिंगल क्रोमोसोम है और दूसरा जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें देखिए एक सिंगल क्रोमोसोम डुप्लीकेट करके 2 क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है और ये जो 2 इसके आर्म्स हैं वो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको G0 फ़ेज़ भी एक शो हो रही है। तो ये वो वाली फ़ेज़ है कि कई दफ़ा कुछ सेल्स सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट अगले साइकिल में नहीं जाते, यानी सेल डिवीजन एक दफ़ा हो जाती है उसके बाद वो सेल ता ज़िंदगी ऐसे ही बरकरार रहता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में न्यूरॉन सेल है जो कि दिमाग के सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा बन जाते हैं, उसके बाद ये डैमेज नहीं होते और ना ही दोबारा ये सेल डिवाइड करता है। इसके अलावा कुछ सेल्स जैसे जिगर और गुर्दे के सेल्स हैं, ये आर्जी तौर पर G0 फ़ेज़ में चले जाते हैं। दूसरे सेल्स मसलन एपिथेलियल G0 फ़ेज़ में दाखिल नहीं होते और तमाम उम्र तकसीम करते रहते हैं।
बच्चों ये मैंने साथ ही नीचे न्यूरॉन सेल की भी डायग्राम आपको शो कर दी है ताकि आपको न्यूरॉन का भी कॉन्सेप्ट मिल जाए। बच्चों अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस स्टार्ट करने वाले हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक आबाई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है, और ये दो डॉटर सेल्स जो है उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रहती है जितनी कि पेरेंट सेल में थी। और ये आपको भी ये डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ऊपर सबसे पहले पेरेंट सेल है और उसके बाद उसमें देखें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, और जब उससे आगे डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो उसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही रहती है। यानी इसमें इस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की तादाद में कोई कमी बेशी नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। और माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में भी तकसीम का एक और अमल होता है लेकिन वो माइटोसिस से डिफरेंट होता है, और वो बाइनरी फिशन है। ये स्क्रीन पे बच्चों आपको मैंने बाइनरी फिशन भी दिखाई है, और ये बैक्टीरिया में देखिए एक सेल सिंपली दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है और ये बाइनरी फिशन कहलाती है। बच्चों फिर आगे देखें माइटोसिस के मराहल आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस के मराहल दरियाफ्त किए थे। माइटोसिस के दो बड़े मराहल हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम, और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आ जाता है, इसका मतलब है न्यूक्लियस की तकसीम। और कैरियोकाइनेसिस के भी आगे चार मराहल हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। बच्चों कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला मरहला प्रोफेज़ है। तो प्रोफेज़ स्टार्ट करने से पहले ये देखिए स्क्रीन पे आपको डायग्राम शो हो रही है, पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि माइटोसिस का प्रोफेज़ स्टार्ट होने से पहले इंटरफेज़ आता है। इसमें देखिए आपको ये सेंट्रोसोम भी नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी नज़र आ रहा है और क्रोमेटिन भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये उस वक्त होगी जब सेल डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुई। बच्चों जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला मरहला जो होता है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है डायग्राम के क्रोमोसोम जो है, जिसमें ये सबसे पहली डायग्राम में आप देखिए कि एक लंबे धागे की तरह है, तो वो सबसे पहले मोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा होने के बाद फिर अगली डायग्राम आप देखिए तो उसमें ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम बन जाता है और इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। उसके बाद बच्चों जो चेंजेस आती हैं उसमें देखें न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है, फिर सेंट्रोसोम 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये येलो कलर की जो आपको नज़र आए हैं। अब देखिए बच्चों पौधों के सेल्स में क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता तो उनका माइटोटिक स्पिंडल साइटोप्लाज्म में पड़े स्पिंडल फाइबर्स को इकट्ठा करके बनता है। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है बच्चों मेटाफेज़। मेटाफेज़ में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे जिस मुकाम पे जुड़ते हैं उसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो इस स्टेप में सिर्फ यही होता है बच्चों, ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को ख़त्ते इस्तिवा पे तरतीब देते हैं और एक प्लेट बन जाती है जिसको मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आगे अगली जो स्टेज आ जाती है वो एनाफेज़ आ जाती है। एनाफेज़ में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को अपनी साइड पे खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे डायग्राम भी शो हो रही है। उसके बाद टीलोफेज़ आ जाता है, ये लास्ट स्टेज है माइटोसिस की। टीलोफेज़ एक तो टीलोफेज़ में बच्चों क्रोमोसोम्स जो है वो अपने कुतुबैन तक पहुंच जाते हैं। दूसरा ये प्रोफेज़ की उलट होती है, यानी जो चीज़ें उसमें गायब हुई थी वो इसमें दोबारा से रीअपीयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, उसमें न्यूक्लियोलस बन जाता है, स्पिंडल फाइबर उसमें बन रहे थे, इसमें स्पिंडल फाइबर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है इस स्टेज पर। बच्चों अब ये स्क्रीन पे आपको जो शो हो रहा है इसमें देखिए मेटाफेज़ से लेके एनाफेज़ और टीलोफेज़ तक तमाम स्टेजेस आपको दिखाई दे रही हैं और एक सेल दो सेल्स में किस तरह तकसीम हो जाता है वो नज़र आ रहा है। और बच्चों इस एनिमेशन में देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम माइटोसिस का मरहला आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह सेल मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है और एक सेल दो सेल्स में किस तरह से डिवाइड हो जाता है।
कैरियोकाइनेसिस के बाद बच्चों अगला मरहला आ जाता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम का। तो जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है कि एक दरमियान में एक फ़रो बन जाती है। एक्चुअली वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स की एक रिंग होती है, ये रिंग सिकुड़ना शुरू करती है और झर्री अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इस तरह से एक सेल 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इसमें टोटल आपको सारे प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस के तमाम मराहल आपकी बुक में से डायग्राम लेके दिखाए गए हैं। बच्चों प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो जानवर के सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें गोल्जी ऑपरेटर्स के छोटे वेसिकल्स सेंटर में जमा हो जाते हैं और एक प्लेट बना देते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है मेम्ब्रेन के साथ और इस तरह एक सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है माइटोसिस की अहमियत या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नशोनुमा के। माइटोसिस के ज़रिए जानदारों की नशोनुमा होती है। नशोनुमा से मुराद है जिसामत में इजाफा। जैसे एक बच्चा है जब वो छोटा सा होता है उससे वो बच्चे से जवान होता है, यानी उसकी नशोनुमा होती है। इसी तरह एक पौधा है वो छोटे से बड़ा पौधा बन जाता है, तो ये है नशोनुमा और इसमें माइटोसिस अहम किरदार अदा करती है। फिर सेल्स की तब्दीली है कि कुछ सेल्स जो हैं वो मरते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल्स हैं, आंतों की दीवारों के सेल्स हैं, जिल्द के सेल्स हैं। तो ये पुराने सेल्स जब मर जाते हैं तो माइटोसिस के ज़रिए से नए सेल्स बनते हैं। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन में बच्चों कुछ जानदार जो हैं उनके अज़ा टूट जाते हैं और नए अज़ा बनाते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए, और इस अमल को कहते हैं रीजनरेशन। जैसे ये डायग्राम में आपको एग्जांपल सी स्टार की नज़र आ रही है कि स्टार फिश की जब एक बाजू टूट जाती है तो फिर दोबारा रीजनरेशन के ज़रिए से माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से दोबारा आती है। उसके बाद माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रा है। हाइड्रा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड बनाता है, बर्डिंग करता है, तो उसमें एक बर्ड उसके जिस्म की साइड से निकलती है, जैसे ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, और वही बर्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के और फिर एक नया हाइड्रा बना देती है, ठीक है। तो ये भी माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से होता है। बच्चों माइटोसिस की अहमियत के साथ ही आगे माइटोसिस में गलतियां भी आ जाती हैं कि अगर माइटोसिस में गलतियां आ जाएं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात माइटोसिस, इसमें नंबर 1 देखें कि बाज़-औक़ात माइटोसिस के अमल में ख़राबी आ जाती है। मिसाल के तौर पर माइटोसिस के एनाफेज़ मरहले के दौरान क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग नहीं होते, तो इस तरह फिर डॉटर सेल्स में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले जाते हैं, ठीक है। कि ये गलती हो जाती है। फिर दूसरी गलती जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में अगर म्यूटेशंस आ जाए, यानी उसमें कोई तब्दीली आ जाए, तो फिर माइटोसिस का मरहला जो है या प्रोसेस जो है ये बेतरतीब हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। सेल्स धड़ाधड़ तकसीम करना शुरू कर देते हैं और सेल्स का एक ढेर बन जाता है, और इन ढेरों को क्या कहते हैं, रसोलियाँ कहते हैं या फिर ट्यूमर्स कहते हैं। अब ये ट्यूमर्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जो ट्यूमर्स अपनी जगह पे रहते हैं उनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, और जो दूसरे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। और ये ट्यूमर्स वो हैं जो एक जगह पर नहीं रहते बल्कि अपनी जगह से पूरे जिस्म में फैलना शुरू कर देते हैं। और बच्चों यही जो सेल्स की बेकाबू तकसीम है या ट्यूमर्स जो हैं ये कैंसर भी कहलाते हैं, और बिनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने की को बीमारी का फैलना यानी मेटास्टेसिस कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कि आपको माइटोसिस का प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ जाए डायग्राम लगा के। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपके लिए कारगर साबित होगी, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।